इनका नाम सैम बैंकमैन-फ्रिड है, जिन्होंने 22 की उम्र में कमाना शुरू किया और 30 तक जाते जाते 40 बिलियन का मालिक बन गए। 8 साल में इतनी बड़ी रकम कमा लेना वाकई एक हैरानी करने वाला बात। लेकिन सिर्फ एक ट्वीट ने इनके इतने बड़े सक्सेस को रातों रात मिट्टी में मिला दिया। सैम बैंकमैन-फ्रिड, जिसे अक्सर SBF के नाम से भी जाना जाता है, एक ब्रिलियंट इन्वेस्टर के रूप में सामने आया। सैम ने 2014 में एक ट्रेडिंग फर्म में काम करना शुरू किया और उसने क्रिप्टो की दुनिया में एक लूप होल तलाश किया। सैम ने 2017 में एक खुद का क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म अल्मीडा रिसर्च को शुरू किया। इस फर्म का मकसद था क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी का फायदा उठाते हुए ट्रेड करना और प्रॉफिट कमाना। क्रिप्टो की दुनिया एक नई दुनिया थी जिसमें बहुत कम लोग समझते थे कि एक्चुअल में क्रिप्टो में ट्रेडिंग कैसे होती है। लेकिन सैम ने इसको जल्दी समझा और उसने अपने कंपनी को कभी पीछे नहीं होने दिया। 2019 तक सैम ने क्रिप्टो की दुनिया में अपने कदम जमा लिए थे। उसने इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी दूसरी कंपनी FTX एक्सचेंज को लॉन्च किया। FTX का मकसद था एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज देना जो यूजर के लिए यूजर फ्रेंडली हो और हाई लेवल इन्वेस्टर को भी सूट करे। सैम का विजन साफ था, उसे क्रिप्टो की दुनिया का किंग बनना था। जब FTX शुरू हुआ तो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन सैम ने अपने कामयाबी और स्ट्रेटजी के दम पर सब कुछ चुप करा दिया। FTX काफी तेजी से पॉपुलर होने लगा क्योंकि इसमें लेवरेज ट्रेडिंग, डेरिवेटिव और स्पोर्ट ट्रेडिंग जैसे इनोवेटिव फीचर शामिल थे। सैम का नाम हर इन्वेस्टर के जुबान पर आने लगा था। FTX अब बाइनेंस, कॉइनबेस जैसे एक्सचेंज को टक्कर देने लगा था। सैम के पास अब $बिलियन का नेटवर्थ था। वो क्रिप्टो की दुनिया का पोस्टर बॉय बन गया था। लीगल रूप से देखा जाए तो FTX और अल्मीडा रिसर्च के बीच कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था। ये दोनों कंपनी अलग अलग काम कर रही थी। अल्मीडा रिसर्च का काम था कि क्रिप्टो मार्केट के वोलेटिलिटी का फायदा उठाते हुए US मार्केट से बिटकॉइन को कम प्राइस में खरीदना और जापान के मार्केट में ज़्यादा प्राइस पर बेचना। ये बिजनेस इतना प्रॉफिटेबल था कि सैम एक दिन में 15 से 25 मिलियन तक प्रॉफिट बना लेते थे। और FTX के रूल के अनुसार कस्टमर के एसेट और पैसे को उनके ही नाम पर रखना जरूरी था। कस्टमर के पैसे को यूज करने का परमिशन किसी को नहीं होता है। लेकिन असली स्कैम तो यहीं शुरू हुआ था। सैम ने अल्मीडा रिसर्च को FTX के कस्टमर फंड तक का एक्सेस दे दिया गया था। ये एक भयानक गलती थी, लेकिन सैम को लगता था कि उसका प्लान फुल प्रूफ है। उसने कस्टमर के डिपॉजिट को अल्मीडा के ट्रेडिंग में यूज करना शुरू किया, जिसमें हाई रिस्क बेट्स लगाए जाते थे। यानी जब लोग FTX पर अपने पैसे डिपॉजिट करते तो उस पैसे को अल्मीडा के ट्रेड में लगा दिया जाता था। ये एक बड़ी फाइनेंशियल गलती थी जो धीरे धीरे एक स्कैम के रूप में सामने आई। सैम ने अपने आप को सिर्फ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित नहीं रखा था। उसने पॉलिटिक्स में भी अपनी जगह बनानी शुरू की। 2020 के US इलेक्शन के दौरान सैम ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक पार्टी को काफ़ी डोनेशन दिए थे। उसका पॉलिटिक्स में एक्टिव होना, पॉलिटिकल लीडर के साथ संबंध बनाना और पॉलिसी मेकिंग में अपनी जगह बनाना, ये दिखाता है कि उसका विजन सिर्फ फाइनेंशियल ग्रोथ तक सीमित नहीं था। ये काफ़ी फिल्मी लगता है। एक यंग बिलियनर जो क्रिप्टो की दुनिया को कैप्चर करता है, इन्वेस्टर को अटैक करता है और फिर पॉलिटिकल कॉरिडोर में अपनी जगह बनाता है। उसकी पॉलिटिकल डोनेशन ने उसे वाशिंगटन DC में एक पावरफुल आदमी बना दिया था। तभी शुरू होता है सैम का डाउनफॉल। और 2022 के आते आते कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन होता है और क्रिप्टो की दुनिया में भी थोड़ा लो फेज आने लगता है। बिटकॉइन और दूसरी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू गिरने लगती है। ये वो वक्त था जब कंपनी का फाउंडेशन टेस्ट किया जाता है। और तभी नवंबर 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई जो ये दिखाती थी कि अल्मीडा रिसर्च का फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं है। FTX का 90% पैसा अल्मीडा के हाई रिस्क ट्रेड में फंसा हुआ था और वो सारे ट्रेड लॉस में चल रहे थे। यानी FTX के पास कस्टमर को वापस करने के लिए जो पैसे होने चाहिए थे वो नहीं थे। जब ये खबर लीक हुई तो FTX के इन्वेस्टर और कस्टमर में घबराहट मच गई। सबने अपने पैसे वापस निकालना शुरू कर दिया, लेकिन FTX के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था।
बाइनेंस, जो कि एक रिवाइवल क्रिप्टो एक्सचेंज था, पहले तो FTX की मदद करने के लिए आगे आया, लेकिन जब उसने FTX के इंटरनल फाइनेंस देखे तो उसने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए और बाइनेंस के CEO ने एक ट्वीट किया और ये बताया कि FTX की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए वो अपने पास रखे सारे FTT कॉइन को सेल करेंगे। उनके पास 80% FTT के शेयर थे जो कि सैम ने खुद उनको बेचा था। बस जैसे ही ये खबर सामने आई, FTX का एम्पायर एक दिन में धड़ाधड़ टूट गया। सैम को लगता था कि वो अपने बिजनेस और पॉलिटिकल कनेक्शन के जरिए सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन स्कैम इतना बड़ा था कि उसका असर तेजी से हर तरफ फैल गया। सैम ने जब देखा कि उसकी दुनिया बिखर रही है तो उसने कोशिश की कि वो क्रिप्टो कम्युनिटी में अपनी बात रखे। सैम ने अपनी गलती को ओपनली एक्सेप्ट तो नहीं किया, लेकिन उसने ये जरूर कहा था कि कुछ काम गलत तरीके से हुए हैं, लेकिन वो जानबूझकर नहीं किए गए। इसके बाद रेगुलेटर ने सैम के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू की। बहुत सी रिपोर्ट ने ये क्लेम किया कि सैम और उसके साथी ने फाइनेंशियल रेगुलेशन को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए यूज किया है। जब FTX कोलैप्स हुआ तो करीब $32 बिलियन का लॉस हुआ, जो कस्टमर का पैसा था। ये एक इतिहास का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम बना, स्पेशली क्रिप्टो की दुनिया में। 2022 के एंड तक सैम को बहामास में अरेस्ट कर लिया गया, जहां उसकी कंपनी का हेडक्वार्टर था। उसके ऊपर फाइनेंशियल फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और भी कई सीरियस चार्जेस लगाए गए। सैम की इमेज, जो कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और बिजनेसमैन के रूप में बनी थी, वो खत्म हो गई और एक दिन में उसकी इमेज फ्रॉड की बन गई। FTX का कोलैप्स एक वेकअप कॉल था उन इन्वेस्टरों के लिए जो ब्लाइंडली किसी भी न्यू एज टेक्नोलॉजी में अपना पैसा लगा देते हैं।